स्टूडेंट्स, मैं निदा भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और सिविक्स में हम 15 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे आज। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। और टीजीटी, पीजीटी, यूसी नेट, बाकी और भी जो भी एग्जाम है सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिविक्स के। और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे, ठीक है। और एलटी ग्रेड की भी तैयारी इसी के साथ साथ आपकी होती रहेगी। और फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है, लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार क्या है? सार्वभौम नहीं है, बुद्धि प्रसूत नहीं है, नैतिक नहीं है, विकासशील नहीं है, ठीक है। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या है लॉक के अनुसार? सार्वभौम नहीं है। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार जो है वो क्या है? सार्वभौम नहीं। देखिए, लॉक के अनुसार सामाजिक जो है समझौता के अंतर्गत मनुष्य एक दूसरे को जैसा कि वचन देते हैं कि नियम का उल्लंघन होने पर वे स्वयं अपने आप अपने अपने न्यायाधीश नहीं होंगे, बल्कि इस प्राकृतिक अधिकार को संपूर्ण समुदाय के प्रति सौंप देते हैं, जो उनके क्या होते हैं? मुख्य प्राकृतिक अधिकार, यानी जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति के अधिकार, ठीक है, उसकी रक्षा के लिए उत्तरदायी। इस तरह लॉक के अनुसार क्या है? राज्य की जो प्रभुसत्ता है पूर्ण या असीम नहीं होती है, बल्कि वह शर्तों से बंधी होती है, ठीक है। तो वो क्या होती है कि पूर्ण और, बल्कि वह शर्तों से बंधी होती है, पूर्ण और वो असीम नहीं होती है, ठीक है। तो शर्तों से बंधी होती है। तो ये लॉक के अनुसार क्या है? जो प्राकृतिक अधिकार है, नेचुरल जो है, वो क्या है? वो सार्वभौम नहीं है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद शब्द का प्रयोग किसके द्वारा नहीं किया गया? मार्क्स के, लेनिन, स्टालिन, प्लेखनाउ, किसके द्वारा नहीं किया गया? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लेखनाउ। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत मार्क्स के संपूर्ण चिंतन का क्या है? मूलधार है, ठीक है, मूल धार है। और इस सिद्धांत के प्रतिपादन में मार्क्स ने द्वंद्ववाद का विचार हीगल की जो द्वंद्वात्मक पद्धति थी उससे ग्रहण किया है, और भौतिकवाद का दृष्टिकोण प्योर राव से लिया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा प्लेख नाव से। डेमोक्रेटिक थ्योरी, थर्ड क्वेश्चन है, डेमोक्रेटिक थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? एच ए मेयो, बी टू मैन, मैकफर्सन या जी सर्टोरी? और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मैकफर्सन, ऑप्शन सी, ठीक है। देखिए, मैकफर्सन इनकी पुस्तक है डेमोक्रेटिक थ्योरी एसेज इन रिट्रीवल, लोकतंत्रीय सिद्धांत का पुनरुत्थान। हिंदी में क्या है ये नाम? लोकतंत्रीय, ठीक है, क्योंकि कभी कभी हिंदी में ही नाम पूछ लेता है। जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की है, तो कभी कभी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पूछता है, कभी कभी सामाजिक संहिता। इसलिए हिंदी और इंग्लिश में दोनों नाम याद रखने चाहिए। तो लोकतंत्रीय सिद्धांत का क्या है? पुनरुत्थान, ठीक है। सिद्धांत का क्या है? पुनरुद्धान, उद्धार, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? पुनरुद्धार, ठीक है। ते पुनरुद्धार, लोकतंत्र सिद्धांत का पुनरुद्धार, मैकफर्सन और डेमोक्रेटिक थ्योरी नामक पुस्तक। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न में से किसने आनुपातिक समानता का सिद्धांत प्रस्तुत किया? अरस्तु ने, बेंथम ने या मार्क्स ने, लास्की ने? आनुपातिक समानता का थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, पूछा जाता है बार बार। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आनुपातिक समानता का सिद्धांत राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अरस्तु ने, ठीक है। जैसा कि एथेंस जैसे शहर में ये रहा, यूनानी नगर राज्य था एथेंस, और लोकतंत्र न केवल राजकीय पद और जो नागरिकों में सम्मान वितरित किए जाते थे, और ये जो है आनुपातिक जो समानता का सिद्धांत है, ये इसने किसने सिद्धांत प्रस्तुत किया था? ये अरस्तु ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। और राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, आनुपातिक समानता, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा सूचियों को नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, अधिकार मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। अधिकारों का कानूनी सिद्धांत, अधिकारों का उद्देश्य समाज कल्याण है। अधिकारों का सामाजिक सिद्धांत, कल्याण सिद्धांत, अधिकारों का कृत राज्य है। और डी है अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत, ठीक है।
ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। इसमें हम मिलान करेंगे, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। ए का 4 और बी का 3, ए का क्या हो जाएगा, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, अधिकार प्रकृति से प्राप्त होते हैं। अधिकारों का कानूनी सिद्धांत, बी का 3 अधिकारों का कृत राज्य है। अधिकारों का सामाजिक सिद्धांत, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन 2 अधिकारों का उद्देश्य समाज कल्याण है। और अधिकारों का आदर्शवादी समाज सिद्धांत, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए का 4, डी का, बी का 3, डी का, सी का 2 और डी का 1, ऑप्शन। 6 क्वेश्चन है, तानाशाही समर्थन करती है, संवैधानिक शांतिपूर्ण तरीकों का, सत्ता के विकेंद्रीकरण का, उदार राष्ट्रवाद का, विश्व शांति का। तो तानाशाही यानी अधिनायक तंत्र, अधिनायकवाद, इस तरीके का वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। और इसका प्रयोग साधारणतः ऐसे संदर्भ में किया जाता है, अधिनायकवाद या तानाशाही कह लें। और जहां कोई व्यक्ति क्या करता है, नेतृत्व करता है, लोकप्रियता या किसी भी तरीके से देखे सैन्य संगठन, तो क्या कहता है कि संवैधानिक व्यवस्था का धाराशाही कर देता है, ठीक है। जो संवैधानिक व्यवस्था उसको धाराशाही करके क्या करता है, अपनी मर्जी से अधिकार करके और पूर्ण सत्ता पे क्या करता है, वो अधिकार कर लेता है, ठीक है। जैसे कि राजा महाराजा कई बार होते हैं कि पूरी सत्ता पर अधिकार कर लेते हैं और क्या करते हैं, अपना ही मर्जी वो चलाते हैं, ठीक है। और जैसे कि हिटलर को जानते हैं आप, मुसोलिनी के जानते हैं, इटली के और जर्मनी के हिटलर को, वो कहते हैं कि वो तानाशाही है, यानी प्रजातांत्रिक कुछ भी नहीं, सिर्फ तानाशाही। तो तानाशाही जो शासन है, अधिनायकवादी शासन है, किसका समर्थन करती है, संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीकों का। तो देखिए बिल्कुल नहीं करेगी, सत्ता के विकेंद्रीकरण, उदार राष्ट्रवाद का भी नहीं करेगी, विश्व शांति का भी नहीं करेगी। अगर शांति होगी तो फिर अपनी सबके बारे में सोचना पड़ेगा, सबका ध्यान रखना है। उदार राष्ट्रवाद का भी नहीं करेगी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका भी नहीं करेगी। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, सत्ता के विकेंद्रीकरण का। वो सत्ता का सिर्फ केंद्रीकरण करेगी, विकेंद्रीकरण नहीं, सत्ता को सिर्फ अपने हाथ में लेके अपने हिसाब से सब कुछ चलाना चाहेगी, ठीक है। तो तानाशाही किसका समर्थन करती है, सत्ता के विकेंद्रीकरण का समर्थन तानाशाही करती है। 7वां क्वेश्चन है, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की पुष्टि की गई है सभी उदारवादी बता, केवल कुछ उदारवादियों द्वारा, या केवल जॉन लॉक द्वारा, या केवल जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, केवल जॉन लॉक द्वारा, ठीक है। प्राकृतिक जो अधिकारों के विचार, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी, तो तर्क संगत रूप में जो ढालने का श्रेय है वो जॉन लॉक को जाता है, ठीक है। ये जॉन लॉक को जाता है ये, ठीक है। और लेकिन उनके अलावा थॉमस पेन है, हंगो है, ग्रेसियस है, थॉमस हॉब्स है, ये भी प्राकृतिक अधिकारों का इन लोगों ने भी समर्थन किया है, ठीक है, थॉमस हॉब्स वगैरह। 8 क्वेश्चन है, सहभागी लोकतंत्र के लिए आवश्यक है विधानमंडल के कार्य में विधानमंडलों का ज्यादा से ज्यादा शामिल होना, बी है अपने निर्वाचन क्षेत्रों के मामले में प्रतिनिधियों का सक्रिय भाग लेना, सी है अभिशासन में नागरिकों को ज्यादा और सक्रिय भाग लाना, निर्वाचन में मतदाताओं की उपस्थिति बढ़ाना। और 8 क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिशासन में नागरिकों का ज्यादा से ज्यादा सक्रिय भाग, ठीक है। देखिए सहभागिता मूलतः क्या है, लोकतंत्रीय एक तरीके से प्रक्रिया के साधारण जो नागरिक हैं सहभागिता पर बल देते हैं, सब आपस में मिलजुल कर कार्य करने पर बल देते हैं, सहभागिता यानी सहभागी होना, आपस में मिलजुल कर रहना। और यदि नागरिकों को राजनीतिक सहभागिता के अधिक अवसर मिलेंगे तो क्या होगा, सार्वजनिक समस्याओं पर विस्तृत रूप से चर्चा होगी। तो सहभागी लोकतंत्र के लिए आवश्यक है क्योंकि अभिशासन में नागरिकों ज्यादा से ज्यादा सक्रिय भाग लेना, और राजनीतिक जो गतिविधियां होंगी उस पर कड़ी नजर भी रखी जाएगी, और शक्ति का जो दुरुपयोग होगा, भ्रष्टाचार होगा, उस पर क्या होगा, उस पर रोक लगेगी, ठीक है। 8 क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक राजनीतिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने की युक्ति नहीं है, आविधिक निर्वाचन, शीघ्र जनमत, स्वतंत्र प्रेस, दबाव समूह, ठीक है। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है।
देखिए, राजनीतिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए आवधिक निर्वाचन, लोकमत, स्वतंत्र प्रेस, राजनीतिक जो है विपक्ष, इनका सहारा लिया जाता है। लेकिन दबाव समूह क्या होते हैं? दबाव समूह वो समूह होते हैं जो अपने लाभ के लिए शासन के क्या होता है, जो निर्णय होते हैं, शासन जो निर्णय लेता है उसको क्या करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, उसको ये क्या करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए, जैसे प्रेस है मीडिया है, प्रेस के माध्यम से क्या करते हैं, लोकमत के माध्यम से जनता सरकार पर, जनसाधारण की जो मांगे हैं उनको पूरा करने पर दबाव डाल सकती है। और यदि वे असफल रहते हैं तो क्या करते हैं, नियतकालिक निर्वाचन के माध्यम से उन्हें सत्ता से बेदखल कर सकती है। तो ये है दबाव समूह। ठीक है, एक प्रकार का संगठन या समूह। 10th क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अभियान के दो स्थूल प्रकारों पर विचार कीजिए। संगठित और निर्देशित करने वाले अभियान जो मूर्त लक्ष्यों और पराग कार्यक्रमों के संबंध में व्यवहार करते हैं, और दूसरा है अनौपचारिक संगठन और विस्तृत अभियान जो नैतिक और आध्यात्मिक समस्याओं के संबंध में व्यवहार करते हैं। निम्न में से किसने अभियान के इन दो स्थूल प्रकारों में वर्गीकृत किया? विल्फ्रेडो पेरेटो, कार्ल मेनहीम, गेनेटरो और मोस्का। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, विल्फ्रेडो पेरेटो। विल्फ्रेडो पेरेटो, ठीक है, और यह सिद्धांत प्रस्तुत किया और कि किसी भी समाज या संगठन के अंतर्गत महत्वपूर्ण निर्णय गिने चुने लोग ही करते हैं, चाहे वह उस संगठन का बाहरी रूप कैसा भी क्यों न हो। तो इन दो स्थूल प्रकारों में वर्गीकृत किया था विल्फ्रेडो पेरेटो ने। ठीक है, और इसमें मोस्का का भी नाम आता है। ऑप्शन इसमें ए। 11th क्वेश्चन है, प्रजातंत्र इसलिए वांछनीय है क्योंकि इसमें सकल संतुष्टि शासन की अन्य प्रणालियों की अपेक्षा बेहतर समाहित है। यह तर्क दिया गया है उदारवादियों द्वारा, उपयोगितावादियों द्वारा, मार्क्सवादियों द्वारा या समाजवादियों द्वारा। ठीक है, और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका उपयोगितावाद। ऑप्शन बी, उपयोगितावादियों द्वारा। ठीक है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो है उपयोगितावादी होते हैं वो प्रजातांत्रिक, ठीक है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर वो बल देते हैं उपयोगितावादी। उनका कहना होता है कि जो शासन है वो लोगों के लिए अधिक से अधिक उपयोगी हो। जैसे कि बेंथम, बेंथम का उपयोगितावाद मैंने लेक्चर वीडियो भी डाला हुआ है, आप जरूर लेक्चर वीडियो को देखें। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो केवल प्रजातंत्र ही उसके क्या है, सूत्र को सर्वोत्तम रूप से लागू कर सकता है। केवल प्रजातांत्रिक शासन में ही शासकों और शासित, शासक और शासित, यानी जो शासक है और जो शासित है, ठीक है, हितों को क्या करते हैं, एक रूपता संभव हो पाती है। तो जो है इसमें यही है कि बेंथम का उपयोगितावाद, ठीक है, इसमें कहना है बेंथम का कि जो उपयोगितावाद के माध्यम से कि अधिकतम व्यक्तियों को अधिक से अधिक संतुष्टि हो और अधिक से अधिक उन्हें सुख प्राप्त हो सके। ठीक है, क्योंकि बेंथम ने कहा था, एक कथन है बेंथम का कि एक पल्ले में दुखों को जो रखो और एक पल्ले में सुखों को, फिर उसके बाद जिसकी मात्रा ज्यादा हो उससे अनुमान लगाओ कि मतलब दुख ज्यादा मिल रहा है कि सुख ज्यादा मिल रहा है, और उसके लिए एक तरीके से गुणात्मक मापन इसका किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यह है बेंथम का उपयोगितावाद, तो उपयोगितावादियों द्वारा। ठीक, 12th क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक संकल्पना नागरिक को प्रजा होने से भिन्न करती है? कर्तव्य, आज्ञाकारिता, अधिकार, देशभक्ति। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका क्या पूछा है, निम्न में से कौन एक संकल्पना नागरिक को प्रजा होने से भिन्न करती है? ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है, आज्ञाकारिता। देखिए, नागरिक अर्थात राज्य के वे सदस्य जिन्हें कुछ विशेष अधिकार राज्य में रहने के लिए कारण, जैसे हम क्या है, राज्य के नागरिक हैं। प्रजा क्या है? प्रजा अर्थात प्रजा कौन होते हैं? वे व्यक्ति जिन पर राज्य अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। ठीक है, राज्य क्या करता है? प्रजा पर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। जैसे हम नागरिक हैं और हम पे राज्य जो है, जैसे हम उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो हम पे राज्य अपनी शक्ति का प्रयोग करता है।
जिन पर राज्य अपनी शक्ति का प्रयोग करता है और जिनको राज्य क्या करता है, आदेश देता है। ठीक है, राज्य क्या करता है, आदेश देता है। और प्रजा जो है वो राज्य द्वारा जो भी बनाए गए नियम है उसको मानने के लिए क्या है, हम बाध्य होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि उत्तर प्रदेश में जो नियम लागू होगा तो उसे हम नहीं मानेंगे, या किसी भी राज्य में कोई नियम लागू होगा तो प्रजा की हिम्मत क्या है कि वो उसको न माने। ठीक है, वो उसको मानने के लिए बाध्य होते, नहीं तो क्या होगा, कानूनी सजा मिलेगी। और तथा राज्य की आज्ञा पालन के लिए भी वो विवश होती हैं। तो निम्न में से कौन एक संकलन नागरिक को प्रजा होने से भिन्न करती है, तो है आज्ञाकारिता। कर्तव्य, अधिकार, देशभक्ति, ये सब भिन्न नहीं करते हैं। ठीक है, 13 क्वेश्चन है, विधि का शासन जिस प्रकार की समानता को प्रतिस्थापित करता है वह मूल विषय क्रियात्मक वितरक प्रतिमानक। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रियात्मक। ठीक है, देखिए ए बी डायसी, ठीक है, या डायसी, तो ए बी डायसी, इनकी रचना है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये कब की है, 1885। ठीक है, क्या नाम है इनकी कृति है, एक बार नोट कर लें, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत इन्होंने विधि के शासन की अवधारणा दी, यानी कानून का शासन, विधि का शासन। ठीक है, और डायसी के आलोचकों का कहना है कि विधि का शासन की संकल्पना केवल कानूनी प्रक्रिया को नियमित करती है, स्वयं कानून की जो है विषय वस्तु जो है उसके बारे में वो क्या है, मौन है, यानी उसके बारे में वो कुछ भी नहीं कहती है। ठीक है, तो क्रियात्मक। 14 क्वेश्चन है, लोकसभा का कोई सदस्य सदन का सदस्य बने रहने से निरहित नहीं हो जाता यदि वह जिस राजनीतिक दल से निर्वाचित होकर आया था उसे स्वैच्छिक रूप से अपनी सदस्यता छोड़ देता है। जिस राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुआ था, जो राजनीतिक दल से निर्वाचित हुआ था उससे वो निष्कासित यानी निकाल दिया गया हो, या उसने सदस्यता छोड़ दी हो। ठीक है, दोनों बात। एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित होने के पश्चात किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है। एक स्वतंत्र उम्मीदवार जो होते हैं उसके रूप में निर्वाचित हुआ, उसके बाद क्या हुआ, एक दल में सम्मिलित, कभी कभी निर्दलीय जो होते हैं एक तरीके से। ठीक है, निर्दलीय लड़ते हैं, फिर किसी राजनीतिक दल में वो शामिल हो जाते हैं। चौथी बात क्या है, अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देश के विपरीत मतदान से प्रवृत्त रहता है, यानी जो निर्देश देता है उसके बावजूद भी वो मतदान से प्रवृत्त रहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी लोकसभा का कोई सदस्य सदन का सदस्य में निरहित नहीं हो सकता यदि वह राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुआ हो और उससे निष्कासित भी कर दिया गया हो। ठीक है, देखिए 52वां संविधान संशोधन, ठीक है, 52वां कब हुआ था, 52वां संविधान संशोधन 1985 में। ठीक है, 1985 में सांसदों और विधायकों के लिए दल परिवर्तन के आधार पर निरता के बारे में प्रावधान एक किया गया था, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रावधान, पीसीएस से लेकर हर एग्जाम में आता रहता है ये। ठीक है, आईएएस में भी आता है। तो सांसद या विधायक तभी उसको निकाला जा सकता है या अयोग्य ठहराया जा सकता है यदि वह स्वेच्छा से ऐसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है, यानी अपनी इच्छा से, या वह सदन में अपने राजनीतिक दल के निर्देश जो होते हैं उसके विपरीत क्या करता है, मत देता है। यानी निर्देश होते हैं कि जो वोट दिया जाता है तो मत देता है। जैसे कभी कभी राष्ट्रपति चुनाव होता है या उपराष्ट्रपति चुनाव होता है, लोकसभा के स्पीकर, इनमें अगर अपने मत का प्रयोग वो अपने मन से मत देता है, यानी जो निर्देश दिए गए उसके विपरीत कार्य करता है। तीसरी बात है निर्दलीय सदस्य यदि किसी राजनीतिक दल की सदस्यता स्वीकार, यदि कोई निर्दलीय सदस्य और किसी राजनीतिक दल की सदस्यता स्वीकार कर लेता है। ठीक है, और जिस दल से वह निर्वाचित हुआ वह उसे निष्कासित कर दे, यानी जिस दल से वो निर्वाचित हुआ लेकिन किसी कारणवश वह दल उसे निकाल दे, तो उसकी सदस्यता समाप्त, इन सब चीजों से उसकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। ठीक है, ये सब चीजें हैं इसमें, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। और 15 क्वेश्चन, निम्नलिखित भाषाओं में से किस एक को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता नहीं दी गई है, पूछा है। ठीक है, दी नहीं गई, नहीं दी गई है। तो 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं को का उल्लेख है।
ठीक है, 8वीं अनुसूची, पहली बात तो ये ध्यान रखें, 8वीं भाषाओं का उल्लेख किसमें है, 8वीं अनुसूची में। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची किसको मान्यता नहीं दी, अंग्रेजी को मान्यता नहीं दी गई है। ठीक है, देखिए 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त जो 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है, उस अनुसूची में 14 भाषाएं हैं। एक तरीके से जैसे असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी भी है, संस्कृत भी है, तमिल, तेलुगु, उर्दू भी थी। बाद में इसमें सिंधी को, कोंकणी को, मणिपुरी को और नेपाली को सम्मिलित, 4 भाषाएं इसमें और सम्मिलित की गई। पहले 18 भाषाएं थी, ठीक है, बाद में उसमें 4 भाषाएं और सम्मिलित की गई, तो कुल 22 भाषाएं हो गई। ठीक है, और उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को भी शामिल किया गया। 52वां संशोधन हुआ था 2003 में। और अब इस अनुसूची में 22 भाषाएं, इस समय कितनी है, 22 भाषाएं हो गई हैं। कुछ और भाषाओं को भी शामिल करने की मांग की जा रही है। ठीक है, तो इसमें इतने इसमें शामिल है। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी नहीं शामिल है और ये सब भाषाएं उसमें शामिल है, 22 भाषाएं। तो 15 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ। और तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।